नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों को पारित किया। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारत में टीबी के मामलों में कमी, वैश्विक दर की तुलना में दोगुनी से अधिक कमी आई। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट बिजली सबस्टेशन में भीषण आग लगने के बाद 24 घंटे के लिए बंद। एयर इंडिया ने लंदन जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की। भारत ने 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए दावेदारी पेश की और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। सतत भविष्य के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के वास्ते ये दिन मनाया जाता है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया है। लोकसभा में अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, तब केवल लगभग 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब एक कनेक्शन देना होता है तो कुछ तो छोटा मोटा तो कंप्लेन आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कंप्लेन ना आए, और कंप्लेन आएगी तो उसके ऊपर एक्शन आए। मैं उनको गारंटी भी दे रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी कमियां हो रही होगी, हम उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। श्री पाटिल ने बताया कि केंद्र ने पिछले यूपीए सरकार की तुलना में पेयजल और संबंधित क्षेत्रों पर बजट में 4 गुना वृद्धि की है। इसके बाद सदन ने वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को पारित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस के रॉबर्ट ब्रूस ने आरोप लगाया कि सरकार 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने में विफल रही है। चर्चा में निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबूभाई पटेल और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत सहित कुछ अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करके देश को सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम किया है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता को दर्शाता है। अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा, मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मणिपुर की समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम किया है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने देश में बढ़ते नशे के खतरे का मुद्दा भी उठाया। डीएमके के एम षणमुगम ने सुरक्षा कर्मियों के लंबे समय तक काम करने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। चर्चा जारी है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने देश में किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाजपा पर किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दे, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करें ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। सरकार ने कहा है कि भारत इस वर्ष टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में टीबी के मामले 2015 में प्रति लाख 237 थे, जो घटकर 2023 में 195 प्रति लाख हो गई है। ये वैश्विक कमी से दोगुनी से भी अधिक है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण देश में टीबी उपचार का दायरा 32% तक बढ़ा दिया गया है। We are moving fast in the direction of creating a TB-free India by 2025. Today in India, with the consistent efforts of the government, the incidence rate has gone down by 17.7%. TB mortalities have reduced by 21.4%. TB treatment coverage has expanded by 32% between the year 2015 and 2023. And even the MDR TB cases have gone down by 20%. स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीबी के मामलों का पता लगाने के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है। भारत ने अमृतसर में पिछले महीने 5 तारीख को विमान से आए प्रत्यर्पित भारतीयों के साथ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किए गए खराब व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये चिंता प्रत्यर्पित लोगों, विशेषकर महिलाओं को बेड़ियों से बांधने के मामले में व्यक्त की गई है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसका उल्लेख किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट को एक पावर सब स्टेशन में लगी भीषण आग के बाद 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और 16,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं रही। हीथ्रो एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। एक रिपोर्ट। फायर ब्रिगेड ने कहा कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हीथ्रो आने वाली कम से कम 120 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजा गया है और हीथ्रो आने जाने वाली कम से कम 1351 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया ने आज कहा कि एयरपोर्ट पर परिचालन के अस्थायी निलंबन के बाद लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से आने जाने वाली उसकी उड़ानें बाधित हुई हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि लंदन हीथ्रो जाने वाली एक उड़ान मुंबई लौट गई और दिल्ली से आने वाली दूसरी उड़ान को फ्रैंकफर्ट डाइवर्ट किया गया। लंदन हीथ्रो आने जाने वाली सभी शेष उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को सलाह दी कि यात्रा न करें और आगे की जानकारी के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। स्थानीय मीडिया के अनुसार 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन की भारत की उपलब्धि की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है। इससे पहले कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी और कुशल पद्धतियों से न केवल भारत ने अपना उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि इसने सतत और जिम्मेदार खनन भी सुनिश्चित किया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि आतंकवाद उभरती चुनौती बना हुआ है। रक्षा सचिव ने कल नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी मुद्दों पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की भारत की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने सहित क्षेत्र में आतंकवाद से मुकाबला करने की दिशा में भारत के प्रयासों का भी उल्लेख किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुष्कर्म के एक प्रयास के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इससे गलत मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और जो निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए और ये सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है और कहीं न कहीं समाज के अंदर ये गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दुष्कर्म से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कुछ टिप्पणी की थी, जिस कारण लोगों में नाराजगी देखी गई। कर्नाटक में बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आज आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3री वार्षिक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। प्रतिनिधि सभा आरएसएस के निर्णय लेने और नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है।
उद्घाटन के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए आरएसएस के सह सरकारवाह मुकुंद जी ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक में पिछले वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस मणिपुर के लोगों के साथ काम कर रहा है और उनमें भरोसा तथा आत्मविश्वास पैदा करने में मदद कर रहा है। One of the things our organization is concerned is about Manipur. There is some hope today as we have gone through the decisions of central government, some of which are political and some of which are administrative. It has risen hopes for people of Manipur. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का संयोजक नियुक्त किया गया है। श्री भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्य प्रमुख गोपाल राय का स्थान लिया है। इस बीच श्री राय को पार्टी की गुजरात इकाई का संयोजक बनाया गया है, जबकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर में 41,735 करोड़ रुपए की लागत से 810 किलोमीटर लंबी 47 राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से ये बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर सरकार की राजमार्ग विस्तार योजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र में नागपुर शहर में सोमवार की रात 2 समुदायों के बीच भड़के हिंसा के बाद नागपुर के 11 क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू में से कल 8 क्षेत्रों में ढील दी गई, जबकि कोतवाली, गणेशपेट और तहसील पुलिस स्टेशन के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की है। भारत ने ऐसा कर वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व में खेलों के आयोजन के लिए पेश किया गया दावा दर्शाता है कि अहमदाबाद मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह कदम वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने की भारत की महत्वाकांक्षी दावेदारी को भी दर्शाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से न केवल खेल प्रशासन में भारत का कद बढ़ेगा, बल्कि देश को आर्थिक लाभ भी होगा। पीटी उषा ने पुष्टि की है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने भारत के प्रस्ताव की प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है। वित्तीय चिंताओं के कारण सिंगापुर और मलेशिया जैसे अन्य संभावित मेजबान देशों के हटने से भारत की दावेदारी और मजबूत हुई है। समाचार कक्ष से डेविड शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है वन और भोजन। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय वनों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर बल देता है। एक रिपोर्ट। भारत में वन केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, वे जीवन रेखा हैं, हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जैव विविधता के अभिन्न अंग हैं। भारत की वन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी नीतियों और पहलों से झलकती है, जैसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के अंतर्गत पौधशालाओं और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है। इसी प्रकार ग्रीन इंडिया मिशन 50 लाख हेक्टेयर वन और वृक्षावरण को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह मिशन वन आधारित आय बढ़ाकर 30 लाख परिवारों को सशक्त बनाना भी सुनिश्चित करता है। स्थानीय समुदायों के महत्व को पहचानते हुए वन धन योजना समुदाय केंद्रित वन संरक्षण और विकास को बढ़ावा देती है। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत ने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले दशक में वनावरण में लगभग 2.38% की वृद्धि और वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में कमी दर्ज की है। भारत का दृष्टिकोण संरक्षण को लोगों की भागीदारी और दूरदर्शी नीतियों के साथ जोड़कर विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। आलोक रंजन राय, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों को पारित किया। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारत में टीबी के मामलों में कमी वैश्विक दर की तुलना में दोगुने से अधिक। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट बिजली सब स्टेशन में भीषण आग लगने के बाद 24 घंटे के लिए बंद। एयर इंडिया ने लंदन जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की। भारत ने 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए दावेदारी पेश की और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।